मंजिल वो चुनो जिसके रास्ते से प्यार हो, किसी को हो ना हो तुम्हें खुद पर एतबार हो। तो आप वो जो पाथ ऑफ प्रिपरेशन है उसको एंजॉय करो। कहाँ आप लैग कर रहे हो सो वर्कआउट करो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, सक्सेस इज बाउंड टू कम। जहाँ आपको लग रहा है डिमोटिवेशन हो रहा है, आप ट्राई टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। एक इंस्पिरेशन लीजिए जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता हो। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, he is All India Rank 10 in UPSC Engineering Services Examination और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, सारे टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम रजत दीक्षित। थैंक यू आशीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, तो सबसे पहले सर आपको मैं पूरा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप कहाँ से हैं, कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैं बेसिकली इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्कूलिंग में अपनी वहाँ से की थी। उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम HBDI कानपुर इन ईयर 2018। आई हैड पास्ड आउट इन ईयर 2018 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, and then after that I had prepared for Gator Engineering Service Examination, and in this year, in year 2020, I had secured All India Rank 10 in UPSC Engineering Service Examination and All India Rank 135 in GATE 2020 from Electrical Engineering stream. ओके, तो मतलब ये कैसे हुआ, कैसे कहाँ से आपने ये सोचा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज की, और आपको कितना अटेम्प्ट लग गया था इस चीज में? बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर तक मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए या फिर कॉलेज प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। बट बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर में थोड़ा क्लियर हो गया था कि मेरे को गेट और इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ ही जाना है। इसका रीज़न ये था कि जो हमारे सीनियर्स थे वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनका काफ़ी अच्छा रैंक आया था। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला था कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक इंस्पिरेशन आया था वहाँ से कि ये लोग कर सकते हैं, अगर तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि जस्ट बिकॉज कि मेरा इंटरेस्ट भी है अपने कोर सब्जेक्ट्स में, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अगर मेरा इंटरेस्ट है पर्टिकुलर स्ट्रीम्स सब्जेक्ट्स में, तो मैं क्यों ना गेट और इंजीनियरिंग सर्विस से प्रिपेयर करूँ और इसमें अपियर हूँ और सर्व करूँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या फिर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंट्री, उनको क्यों ना सर्व करूँ। अपनी जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज जो मैंने एक्वायर करी अपने 4 ईयर्स में, उनको वहाँ पे यूज करूँ। ओके, वो एक रहता है ना कि यस यस, टेक्निकल इतने साल पढ़े हैं, हाँ हाँ तो हाँ क्यों ना उसी फील्ड हाँ में हाँ जाते हैं। हाँ। तो ये मतलब ये हुआ कैसे? मतलब आप प्रिपरेशन करते हुए ही आपका पेपर निकला है कि आप जॉब भी कर रहे थे? मैं जॉब कर रहा था, उसके साथ ही मैंने अपियर हुआ था 2020 में। तो उसके साथ ही मैंने निकला है जॉब के साथ। करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट इंजीनियर इन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन लखनऊ। मैं पोस्टिंग मेरे लखनऊ में ही है, तो उसके साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था बोथ फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। और तो उसके साथ ही मेरा इस बार क्रैक हुआ है दोनों एग्जाम्स। तो मतलब कैसा रहा था आपका गेट का मार्क्स, कैसा रहा था? गेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 135 है 2020 में, और ESC में ऑल इंडिया रैंक 10 है। ओके, तो मतलब ये कैसा रहा है कि आपको क्या लगता है आपका जो इंजीनियरिंग सर्विसेज निकला है, क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में था या मल्टीपल अटेम्प्ट्स में था? तो आपको क्यों लगा कि मुझे फिर से देना चाहिए? एक्चुअली मैं जो फर्स्ट के 2 अटेम्प्ट्स थे मेरे, उसमें मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। मेरी कहीं ना कहीं फ्लॉज थे मेरी प्रिपरेशन में। क्या फिर कहीं मैं टेस्ट के पेपर एनालिसिस थोड़ा वीक था मेरा, या फिर नोट्स का रिवीजन थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, या फिर न्यूमेरिकल मिस्टेक ज़्यादा हो रही थी। तो वो चीज़ आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट को अफेक्ट कर रही थी। तो उन चीज़ों पर मैंने वर्कआउट किया अपने थर्ड अटेम्प्ट में कि ये चीज़ें मेरे संग नहीं होनी चाहिए। जहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो उस रीज़न को फाइंड आउट किया है, उसको वर्कआउट किया है। इस वजह से फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्रैक हुआ है ये। तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है कि पहले 2 अटेम्प्ट में जस्ट बिकॉज कि मैंने मिस्टेक्स पर उतना अच्छा वर्क नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। इस वजह से उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स, बोथ अटेम्प्ट्स में मेरा दोनों 2018 में भी और 2019 में दोनों में प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं हुआ था। आई वाज मिसिंग बाय जस्ट 5 to 6 मार्क्स। ऐसा नहीं कि बहुत मेजर डिफरेंस मैं मिस कर रहा था, बहुत 5 to 6 मार्क्स के मार्जिन से ही मिस कर रहा था। तो कहीं ना कहीं फ्लॉज था मेरे प्रिपरेशन में कि जस्ट मार्जिन से मैं मिस कर रहा हूँ अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। तो उन सब चीज़ों पर मैंने वर्कआउट किया कि मैं कहाँ कहाँ अपना लैग कर रहा हूँ, किस किस चीज़ पे, किस किस एरिया में मुझे अपना फोकस करना है, किस किस चीज़ एरिया में अपना वर्कआउट करना है। और उस चीज़ को मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना देखा था, तो उस वजह से फिर मेरा एग्जामिनेशन थर्ड अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये तो ऐसे टॉपर बन गए, समझ क्या पता ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, पर वो एक पिक्चर की कहानी पीछे की नहीं यस देखते हैं कि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ,
पर फिर भी आप करते रहे तब आप एक टॉपर बने, यस क्योंकि सर। ऑल इंडिया रैंक 10 भी लाना बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ टॉप 10 है ना, जितने लोग भी अपियर कर रहे हैं उससे। तो ये आपने मतलब कैसे किया? जॉब के साथ साथ ये आपका हो रहा था कि पहले से ही तैयारी की थी किस टाइप का? एज बिकॉज कि मेरे लास्ट के अटेम्प्ट्स में प्रिपरेशन तो थी, बट समहाउ मिस्टेक्स की वजह से मैं लैग कर रहा था। तो मैंने वो देखा कि मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट है, मुझे उन पर किन एरिया से फोकस करना है, किस किस एरिया जो मेरा मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, या फिर मेरे को क्लैरिटी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, उन कॉन्सेप्ट पर मुझे वर्कआउट करना है, अपने कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उन सब चीज़ों पर मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में फोकस किया। और सेकंड थिंग इसमें ये है कि मैं अपने जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा ये था कि मैं जॉब करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, बस दो चीज़ें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जितने भी जॉब आवर्स थे, एक्चुअली मैं शिफ्ट जॉब में था, तो शिफ्ट आवर्स के बाद जितना भी टाइम मिलता था, टोटली आई डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन, और कोई सेकेंडरी चीज़ भी कुछ भी नहीं किया मैं पूरा एक साल के प्रिपरेशन फेज में। तो बस इतना मेरे को था कि मेरे को जितने भी आवर्स मिल रहे हैं, पूरा मैं प्रिपरेशन को डिवोट करूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा इस थर्ड अटेम्प्ट में। और मैंने रिजल्ट पे फोकस नहीं किया था, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतना रैंक लाना है, इतना पर्टिकुलर रैंक लाना है, बिल्कुल ये माइंड में नहीं था कभी तक। बस ये था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है इस अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं लास्ट टू अटेम्प्ट में किसी ना किसी रीजन से लैग कर रहा था। और मेरे को वही था कि अगर मैं इन रीजन पर वर्कआउट कर लूंगा, तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट जो मैं देने वाला हूँ बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैंने इसी चीज़ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी बढ़ाया उसमें, जो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी और जो मेरी मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी, या फिर मेरे को स्पीड मेरी थोड़ी कम थी, तो उन चीज़ों पे मैंने थोड़ा एक्यूरेसी को थोड़ा इंप्रूव किया, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाया, नोट्स का रिवीजन काफ़ी अच्छा किया, शॉर्ट नोट्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया, और जो मेरा पेपर वन है, जो जीएस का पोर्शन रहता है, उसको काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया, उसमें डाइवर्सिटी अपनी बढ़ाई कि मेरा क्या क्या और एक्स्ट्रा मैं पढ़ सकता हूँ इसमें। और मल्टीपल सोर्सेज से थोड़ा मैं पढ़ा था कि मतलब जीएस पेपर वन के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा डाइवर्स पूछते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा मल्टीपल सोर्सेज को भी रेफर कर लिया था उसमें। तो ओवरऑल मतलब जो एक होलिस्टिक अप्रोच था मेरा कि प्रिपरेशन को लेके, तो मैंने पूरा कवर अप किया था मैं थर्ड अटेम्प्ट में, कि मैं कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो अनटच्ड हो मेरे में से, ताकि मुझे ये एट द एंड ऑफ में जब मेरा रिजल्ट है तो मुझे गिल्ट ना हो कि इस जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे लैग किया, इस वजह से मेरा रिजल्ट इतना अफेक्ट हो गया। तो वो मैं नहीं चाहता था कि रिग्रेट हो एट द एंड। तो इस वजह से मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट में पूरा 100% प्रिपरेशन दिया था, अपना पूरा जो अटेम्प्ट था वो पूरा फोकस के साथ जितना भी था कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा, फिर जो रिजल्ट होगा वो बात की बात है। ये बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप फुल्ली डेडिकेटेड रहो, यही करना है, बिल्कुल यही करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज है क्या? कैसे दिलाया जाता है, कौन कौन एलिजिबल रहते हैं, कितने आप अटेम्प्ट दिला सकते हो, कितने स्टेजेस में होता है? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि जो यहाँ पर कोई नया व्यूअर रहे उसको समझ में आ सके कि आपने किन किन फेजेस को पार किया है। Actually, UPSC Engineering Service Examination are for engineering graduates for the four branches: electrical engineering, civil engineering, electronics and ENT branch, and mechanical engineering. तो इसी 3 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में हमारा 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, वो 200 मार्क्स का होता है, और जो हमारा टेक्निकल सेक्शन होता है वो 300 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल आपका जो प्रीलिम्स होता है वो 500 मार्क्स का होता है। तो उसका एक कट ऑफ निकलता है, उस बेसिस पे जो सिलेक्टेड होते हैं उनको मेंस में अपियर करते हैं। मेंस में भी हमारे होली टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, और पेपर 1, पेपर 2, और ईच पेपर में 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमको 5 अपियर करना पड़ता है, इसमें से 2 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। तो मेंस में ये रहता है हमारा जो टोटली टेक्निकल होता है, उसके बाद जो मेंस स्टेज क्रैक करते हैं उनको इंटरव्यू में अपियर करते हैं। तो इंटरव्यू के बाद इन टोटलिटी जो हमारे मार्क्स हैं उस बेसिस पे हमारा रैंक बनता है, और उस बेसिस पे हमको आगे जो डिपार्टमेंट मिलना होता है वो रहता है। ओके ओके, तो यहाँ पर मतलब अगर कोई है एस्पिरेंट तो वो अब समझ गया होगा हाँ। कि किस किस स्टेजेस में क्या क्या होता है। क्या ना एक स्टूडेंट के मन में ना बड़ा डर सा आ जाता है कि ये, एक तो पहली बात कि ये यूपीएससी का एग्जाम है, फिर उसके बाद 3 स्टेजेस रहेंगे, और प्री मेंस इंटरव्यू, तो थोड़ा सा ना घबराहट सा आ जाता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है ऐसा? जब मैं स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन में था, जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था, तब थोड़ा डर रहता था कि यूपीएससी के एग्जाम में इतने लोग अपेयर करते हैं और मैं वहाँ पे कहाँ स्टैंड करता हूँ, ये एक क्वेश्चन आता है अपने ऊपर कि मैं वहाँ पे कहाँ खड़ा हो रहा हूँ। तो वो चीज़ आपको रहती है, जस्ट बिकॉज कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं होती है, बट समहाउ इन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, जो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाती है, तो आप एक अपार्ट अपने आप को फील करते हो कि हाँ, मेरी इस भीड़ से मेरी अलग प्रिपरेशन है। और जब आप भीड़ से अलग जाते हो ना, अपने आपकी प्रिपरेशन भी अलग होती है ना थोड़ी, तो भाई वो सिलेक्शन को आपको डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको जो इन टोटलिटी जो भीड़ कर रही है वो नहीं करना, आपको एक अपना यूनिक अप्रोच रखना है प्रिपरेशन को लेकर, और डरना नहीं है। अगर हमने किसी चीज़ को बहुत बड़ा मान लिया ना, तो हम उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे कभी, कि ये चीज़ बहुत बड़ी है,
हमसे नहीं होगी, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है अपने ऊपर कि हमसे नहीं होगी। और जब अपने मन में ये चीज़ आ गई ना कि मेरे से नहीं होगी, तो फिर एक मोटिवेशन भी नहीं आ पाता कि आप उस चीज़ को कर पाओ। तो आपको कहीं न कहीं ये माँग के चलना है, अपने मन को बताना है कि मेरे से ये चीज़ हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी न किसी ने तो किया ही है ये चीज़। तो वो चीज़ अपने अंदर होनी चाहिए कि हाँ, कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब ये चीज़ आपके अंदर आएगी और आपकी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग होगी, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को, नो मैटर कितने भी लोग बैठते हो इसमें। मैं अगर मेरा प्रिपरेशन उस लेवल का होगा, तो चाहे कितने भी लोग बैठे हैं, मेरे को जो सिलेक्शन है, जो रैंक है, जो मुझे चाहिए वो मेरे को मिलेगी। तो ये एक थॉट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर-अंदर। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अपने आप को अपार्ट फ़ील करोगे और सिलेक्शन होगा फिर। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है किसी भी प्रिपरेशन में। हुँ, अगर आप किसी को एकदम ही बड़ा मान लोगे तो हुँ, क्रैक करने में बहुत मुश्किल हो ही यस। जाता है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. यस, यस। अब जैसे अगर मैं तैयारी करना चाहता हूँ हुँ, तो मुझे किस तरीके से आप गाइड करेंगे? प्रीलिम्स के लिए पहले हम लोग चलते हैं, फिर मेंस इंटरव्यू एक एक करके बढ़ेंगे। हुँ, आप मुझे ये बताइए कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दिलाना चाहता हूँ, हुँ। तो प्रीलिम्स की तैयारी मैं कब शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कितना ड्यूरेशन लग जाएगा उस तैयारी को होने में? एक्चुअली पहले प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन था वो जनवरी मंथ में होता था, बट अब शिफ्ट हो गया, अब जुलाई में हो रहा है। इस साल वो जुलाई में हो रहा है। तो नियर अबाउट 6 टू 7 मंथ्स लगते हैं फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। और एक ये है कि प्रीलिम्स का जो है कि उसमें डाइवर्सिटी चेक होती है, इसमें बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी। तो आपको जो अप्रोच होना चाहिए वो डाइवर्स होना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि हम लोग को फेज वाइज चलना है। अगर हम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको मेंस का प्रिपरेशन नहीं करना है कि हम उस टाइम पे कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करें, वो हमको नहीं करना है। हमारा अप्रोच प्रीलिम्स के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों पे हमको फोकस करना है। सेकंड चीज़ ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और हमारा जो है कि जब पॉइंट ये है कि हमारे क्वेश्चंस में थोड़े ज़्यादा आते हैं, लाइक 150 क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल में आते हैं और 100 क्वेश्चंस जीएस में आते हैं। तो 150 क्वेश्चंस हमको अपना 3 आवर्स में करना है। तो नियर अबाउट 1 मिनट इज गिवन फॉर 1 क्वेश्चन। तो हमको वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी रिकॉल होना चाहिए। तो ये चीज़ और है कि आपका जो नोट्स का रिवीजन है काफ़ी अच्छा होना चाहिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर आपको एक फैक्ट, एक डेटा भी पता है ना, तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और उसके वो फॉर्मूलाज किससे रिलेट करता है। तो आपको जब वो डेटा आएगा ना, क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस डेटा पता होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, जस्ट पुट अप करो, उसका आंसर निकालो। बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछता उसमें। बट ये है कि आपको डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आपको बहुत मल्टीपल एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अब क्या है कि पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा है यूपीएससी की, जो एरियाज वो पहले फोकस करते थे वो अभी नहीं कर रहे हैं। अब वो पैटर्न को थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे पहले वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते थे, हमारे नेटवर्क से पूछते थे, कंट्रोल सिस्टम से पूछते थे, उन टॉपिक से अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बट अभी क्या है कि वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब से जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो रेजोनेंट कन्वर्टर से ज़्यादा पूछ रहे हैं, एसएमपीएस से ज़्यादा पूछ रहे हैं, ड्राइव से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, यूपीएस से आ रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से आ रहा है, और इवन इन पावर सिस्टम वो विंड एनर्जी से भी क्वेश्चन इस बार आ चुका है, 2020 में आया था। और स्काडा से आ सकता है, पीएमयू से आ सकता है। तो वो नए नए टॉपिक्स को टच कर रहे हैं ताकि जो न्यू एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ी नॉलेज रखे हैं। ताकि जैसे हम लोग का पावर सिस्टम एचवीडीसी भी है, तो उस बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो हम लोग का ये सब तो पूछा ही जाएगा आपका पावर सिस्टम और नेटवर्क। इन एडिशन टू दैट हमारे जो रिसेंट टॉपिक्स है ना, जो एडअप हो रहे हैं, उनको हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब सेकंड, इसमें ये भी होता है प्रीलिम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कोर इलेक्ट्रिकल से रिलेट नहीं करते। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, कम्युनिकेशन है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इसमें हेजिटेट करते हैं उनको पढ़ने में।
लेकिन क्या है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें आपको हर सब्जेक्ट को उतना इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। जितना आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँ और कंप्यूटर फंडामेंटल्स थोड़ा छोड़ के जाऊँ। आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ये आपको एक फैक्ट अपने माइंड में रखना है कि मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल्स से भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, तो वहाँ आपको अगर क्वेश्चन ज़्यादा आएगा और आपसे नहीं बना तो वो आपका कहीं ना कहीं आपको एक वो होगा, आपका मार्क्स को कम कर देगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन ज़्यादा ही आए। तो यही करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और डाइवर्स पढ़ना है। मतलब आपको बहुत इंडेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है। इंडेप्थ नॉलेज आपकी चेक होगी मेंस एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को कवर करिए। अब जो पेपर 1 होता है, जो जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो उसके भी हमको पता है कि हमको अब डाइवर्स नॉलेज रखनी है। तो हम एक बार जो अगर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनसे हम लोग उसको एक बार पढ़ लें, सब्जेक्ट को अपने हाईलाइट कर लें एक बार जो हमारा इंपॉर्टेंट है, और उस हाईलाइटेड पोर्शंस को ही बार बार रिवाइज करिए। सेकंड चीज उसमें ये है कि अब हमने एक बार इसको पढ़ लिया और पता है कि इसके पीछे की सोल थीम क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसके टर्म्स क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इसके टर्म्स क्या है। तो अब हमें ये सब चीज़ पता चल गई। अब हमको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज जो होती है, टेस्ट सीरीज से अपने स्पैन ऑफ नॉलेज बढ़ाना है। हमको अपना स्पैन ऑफ नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपने किताब पढ़ी है, जो आपने बुक पढ़ी है, यूपीएससी उसी से क्वेश्चन पूछे। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है जनरल स्टडीज़ में। तो जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप गो थ्रू हो रखे होगे, उतना आपको ईजी होगा वहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। क्योंकि जो पेपर 1 होता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन पे बेसिस होता है कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको उस बेसिस पे अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है अमंग द ऑल 4। तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन जो आता है वो आपका प्रैक्टिस से आता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने गो थ्रू कर रखे होंगे उसी से आएगा वो। तो सर वही बात यहाँ पर ऐसी है कि अगर हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी जो प्रीलिम्स का टॉपिक आता है उसके लिए ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और डायलेमा भी बहुत सारा रहता है कि यहाँ पर एथिक्स आ गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया है, तो थोड़ा सा घबराहट लगता है कि कहाँ से प्रिपेयर करें। और वही इंपॉर्टेंट बात ये रहती है ना कि आप टेस्ट सीरीज दिला रहे हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो आप कैसे हैंडल करते थे सर? जैसे अगर टेस्ट सीरीज में हमारा कोई नया क्वेश्चन आ रहा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कुछ नया लर्न करने की। तो अगर टेस्ट सीरीज में उससे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको ये लेना है कि ये चीज़ अब मेरे से फाइनल एग्जाम में नहीं बननी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं बन रहा है। तो अगर टेस्ट सीरीज में से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, अब उसको सेपरेटली नोट डाउन कर लो और उस चीज़ को बार बार रिवाइज करो, इन एडिशन टू दोस्त जो आपने नोट्स में पढ़ा हुआ है। तो आपका क्या वो एक तरीके से एक्स्ट्रा नोट्स हो गए जो आपको टेस्ट सीरीज में मिला हुआ था। तो टेस्ट सीरीज से हमको सीखना है, हमको ये नहीं देखना है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना क्या है, कितना रैंक बन रहा है, वो सब चीज़ नहीं देखनी टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज खाली हम लोग लर्निंग पर्पज से आपको करना है। और जब आप स्टार्टिंग में उसको लर्निंग पर्पज से करोगे ना, तो बाय द एंड ऑफ टेस्ट सीरीज जो आपके जो मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जो पार्ट टेस्ट होते हैं, उनको आप लर्निंग पर्पज से करोगे। जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना, तो वहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होगा और काफ़ी अच्छा रैंक भी आएगा। तो आपको जो पार्ट टेस्ट है ना, उसमें खाली ये मोटिव होना चाहिए कि मैं नई चीज़ों को जो मैं कहीं नोट्स में स्किप कर दिया, किसी बुक में नहीं पढ़ा, उसको मुझे टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना याद मतलब तैयार करना है। तो टेस्ट सीरीज को आप लर्निंग पर्पज के लिए ही यूज़ करिए प्रीलिम्स के लिए। और नए नए टर्म्स उसमें जो मिलते हैं उनको अपना सेपरेट नोट डाउन करिए, उनके नोट्स बना लीजिए। टेस्ट सीरीज के भी अलग से नोट्स बनाता था मैं। जैसे टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है सॉल्यूशन में, उसको मैं हाईलाइट कर लेता था। उस सॉल्यूशन को मैं टेस्ट जो पेपर था उसके पीछे अपना स्टेपलर कर लेता था। अब जो मेरा वो टेस्ट पेपर है वो एक तरीके से नोट्स हो गया है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को पता है कि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन जो स्टार मार्क्ड है, उसको मुझे एंड में रिवाइज करना है। तो अब मेरा क्या है कि मेरे एक तरीके से वो नोट्स बन गए हैं। तो अब लास्ट में जब मैं रिवीजन करने जाऊँगा, तो एक तो मेरा क्या है कि मुझे पूरा टेस्ट फिर से रिवाइज नहीं करना है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है मेरे को खाली वही करना है। तो उससे क्या होगा, मेरा वहाँ टाइम बच जाएगा। इस तरीके से मैं मल्टीपल टेस्ट जो मेरे जितने भी मैंने टेस्ट दिए हुए हैं वो सबको एक बार मैं रिवाइज कर जाऊँगा, मेरा टाइम बहुत बच जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ मेरा नोट्स भी जब एग्जाम पास आने को होता है तो हमारा नोट्स भी अच्छे से रिवाइज होता था, शॉर्ट नोट्स। और जो टेस्ट पेपर मैंने दिए हुए हैं जिनका हाईलाइटेड पोर्शन मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसको भी रिवाइज कर लेता था। तो इस तरीके से ही करना है कि आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उससे आपको सीखना है। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे लर्न करना है इस थ्रू प्रोसेस में। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, कि मैं कितने लोगों से लैग कर रहा हूँ। वो एक कंसर्न है कि आपका रैंक कितना बन रहा है, क्या है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। आप पे ओवर पावर नहीं करना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को, कि मैं अगर रैंक कमा रहा तो हाँ मेरी प्रिपरेशन बहुत खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी कहीं भी आप लैग कर रहे हो तो आपको वर्कआउट करना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। उस पोर्शन पर आपको देना, आपको एनालाइज करना है उस पेपर को। पेपर आप दे लो, 2 घंटे का पेपर आपने दे लिया, उसके बाद 2 घंटे आपको एनालाइज करना है। मेरे संग प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने पहले के 2 अटेम्प्ट्स दिए थे ना, उसमें मैं मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता था कि मेरा कितना मार्क्स आया इस एग्जाम में, किस टेस्ट में मेरी कितनी रैंक बनी, मैं कितने लोगों से आगे कितने लोगों से पीछे हूँ। वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस था, इंस्टीट्यूट ऑफ कि मैं जो पेपर में गलतियाँ किया हूँ ना,
उस पर मैं फोकस करूँ। इस वजह से इससे क्या होता है कि आपने जो एक पेपर में गलती करी ना, उस गलती को फिर से दोहराओगे क्योंकि आपने पहली बार में उसका एनालिसिस किया ही नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए। आप जो भी गलती करो, आप ये सोच के करो कि मेरी गलती इस एग्जाम में हुई है, ये फाइनल एग्जाम नहीं है। फाइनल एग्जाम में मुझको ये गलती नहीं दोहरानी है। तो ये जब आपका मोटिव रहेगा ना, तो आप टेस्ट सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लर्न करोगे। तो टेस्ट सीरीज को आप लर्निंग पर्पज से आप यूज़ करिए, ना कि अपने मार्क्स कंपेयर करने के लिए और रैंक कंपेयर करने के लिए। ज़्यादा अच्छा भी आ जा रहा है टेस्ट में तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, और ज़्यादा खराब हो जा रहा है तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है। एक बैलेंस्ड होकर नॉर्मल प्रिपरेशन करना है बस, और लर्न करना उस टेस्ट सीरीज से। यही सोल मोटिव भी होता है, यही होता है टेस्ट सीरीज का। और उसका ये नहीं होता है कि आप कहीं से अपना मार्क्स निकालो, और ये आपको ये पता होना चाहिए आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा अनअटेम्प्ट रह गया, कहाँ किस वजह से गलती हुई है, क्या रीज़न था उसके पीछे, क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आपको फॉर्मूला याद नहीं था, आप कॉन्सेप्ट में कहीं लैग कर रहे थे, या फिर कैलकुलेशन एरर कहीं हो गया। तो वो चीज़ कहाँ क्या छोटी छोटी गलतियाँ आप क्या कर रहे हो ना, उस चीज़ को आप एनालिसिस करने के लिए ही टेस्ट सीरीज बनाया जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज इस मोटिव से ही दीजिए। ये सही है। मैं आप जब ये बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि जितना पसीना बहा सको बहा लो फील्ड में, ताकि आप खून ना बहाओ वॉर में। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि आप जो भी कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप पहले ही बता दीजिए हम लोगों को कि मैं अगर प्रिपरेशन करूंगा ना, आपके सामने ये चैलेंजेस तो पक्का आने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे सामने भी आए थे और सारे टॉपर्स के सामने आते हैं। आपको क्या लगता है, जब कोई एक एकदम एवरेज सा स्टूडेंट, मैं कंसिडर करता हूँ कि हाँ सब एवरेज होंगे, तो उनके सामने किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूपीएससी को लेकर ये है कि यूपीएससी का एग्जाम का जो है वो है पेशेंस। यूपीएससी आपका पेशेंस बहुत चेक करता है कि आप उस एग्जाम के लिए कितने पैशनेट हो। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, पूरा ईयरली एग्जाम है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, उसके बीच में मंथली गैप्स रहते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में थोड़ा गैप रहता है, मेंस और इंटरव्यू के बीच में भी थोड़ा गैप रहता है। तो जब जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो है कि कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक कर देते हैं। आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से दिया लेकिन आप मेंस में उतना अच्छे से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका मेंस में स्कोर कम हो जाएगा। मेंस आपने दिया है, प्रीलिम्स भी ठीक दिया है, इंटरव्यू के लिए आप उतना अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गए हो, तो वहाँ आपका उस वजह से मार्क्स कम हो जाएगा। तो ये है कि आपको थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट दैट 1 ईयर आपको अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। और ये भी मतलब फिर इसमें ये श्योरिटी नहीं रहती लोगों को कि मेरा होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि आपको एट द एंड जब आपका इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा फाइनल, तब आपको पता चलेगा कि आपको सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो चीज़ भी रहती है। इस वजह से कि थोड़ा कंटिन्यूटी और पेशेंस थोड़ा इसमें चाहिए एग्जाम में। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो प्रीलिम्स में आपको स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों में थोड़ी थोड़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। किसी की स्पीड अच्छी होती है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया लेकिन गलत कर दिया। किसी की क्या है कि स्पीड कम है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है, तो उसमें कम अटैम्प्ट होगा आपको। तो आपको उन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ रख के चलना है कि आपको स्पीड भी अपनी ठीक रखनी है, आपको अपनी एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। सेकंड चीज़ है कि मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा इन डेप्थ पूछते हैं और थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ते हैं, डेरिवेशंस, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वैसा प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको थ्योरी याद करनी पड़ती है, उसके डेरिवेशंस याद करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल लॉन्ग न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो क्या होता है कभी कभी कि हमारे माइंड में ये रहता है कि इसका आंसर जल्दी से आ जाए। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ क्वेश्चन वैसा ही हो, जरूरी नहीं है कि उसका आंसर तुरंत ही आ जाए। तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, कि इसका एक्सप्लेनेशन लंबा भी जा सकता है, तो आपको वहाँ तक सॉल्व करते हुए ले जाना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको पेशेंस होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपको सारा चीज़ें कवर अप होनी चाहिए। लोग बहुत सी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2019 में जब दे रहा था, जब पहली बार प्रिपरेशन के साथ दे रहा था, एग्जाम से एक दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया। क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है सिलेबस, आपको बहुत ज़्यादा एक हो जाता है कि एंग्जाइटी टाइप का हो जाता है कि आपको याद ही नहीं आता, कि उस टाइम पे आप पैनिक कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है कि आपको जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको रिकॉल भी करना है, और एग्ज़ाम में उनको उसका आउटपुट एग्जीक्यूट भी करना है। तो ये चीज़ रहती है कि आप पढ़ो, जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो, और ये नहीं कि सब चीज़ें पढ़ ली आपको याद कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बहुत अपना मटेरियल है वो बहुत सिलेक्टेड रखना है कि मेरे को इतना पढ़ना है और इतने को अच्छे से पढ़ना है। और यही 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। स्पीड, एक्यूरेसी है, और आपका कंटेंट बहुत स्पेसिफाइड होना चाहिए, और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और पेशेंस होना चाहिए वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, और इवन प्रिपरेशन फेज में भी। और डिमोटिवेट नहीं होना है प्रिपरेशन में, क्योंकि डिमोटिवेशन बहुत जल्दी आ सकता है। आप कहीं भी, आपका कोई भी टेस्ट खराब हो गया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये नहीं है, डिमोटिवेशन एक फेलियर एक लर्निंग का एक स्कोप देता है हमको, कि ये फेलियर हुए तो वहाँ लर्निंग आती है। तो आप उस तरीके से फेलियर को लेके चलिए कि अगर मैं फेल हो रहा हूँ,
कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ। ओके, अभी ये फाइनल एग्जाम तो नहीं है, अगर टेस्ट सीरीज में भी कहीं आप कोई आपका टेस्ट बिगड़ गया तो आप उससे उससे लर्न करिए थोड़ा कि मैं किस चीज़ में गलत हुआ, ना कि आप डिमोटिवेट हो जाइए। तो ये चीज़ करनी है और पैनिक नहीं होना है पूरे प्रिपरेशन फेज में कभी भी। कहीं क्योंकि क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम पैनिक हो जाते हैं और उससे हम एग्जाम खराब कर लेते हैं। दो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होता है। मैं 2019 का जो मैं अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे संग यही हुआ था कि मैं पैनिक कर गया था, जस्ट बिकॉज एक दिन पहले मेरा सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया था, मेरे को टेंशन हो रही थी कि मेरा कैसा होगा, और एग्ज़ाम में वो चीज़ रेसिप्रोकेट हो गई। वो जो मेरा टेंशन थी वहाँ चली गई और एग्ज़ाम पूरा मेरा ख़राब हो गया। दो मेरी प्रिपरेशन 2019 में काफ़ी अच्छी थी। मेरी टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छी रैंक आती थी, अंडर 10 रहता था। लेकिन अब वो चीज़ है कि आपका जो मेन एग्ज़ाम हुआ, वो आपने अपनी टेंशन की वजह से और जो इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, अब उसको बैलेंस नहीं कर पाए। उस वजह से आपने एग्ज़ाम ख़राब कर लिया। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। बहुत सही। मतलब मैं आप जब ये सब सारी चीजें बोल रहे थे ना, तो मैं आपको फील कर पा रहा था। और यही चीज मैं एस्पिरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं एक टॉपर भी, जो सारे चैलेंजेस को बस ऐसा है कि फेस करते हैं। एक एक जो सिलेक्ट नहीं होता है और एक जो सिलेक्ट होता है, उसके बीच में फर्क बस इतना ही है कि वो कंटिन्यूअसली एफर्ट मार के अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। क्योंकि आपकी हर एक बात जो है ना, वो मैं फील कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था ना कि आप वही सारी चीजें बोल रहे हैं जो हमने एक्चुअल में फेस किया है। एक कंसाइज रूप में अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पर, तो आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में आपने बहुत सारे बुक्स को डाल दिया है, पर ऑर्डर नहीं है, पता नहीं है कि कब कौन सी बुक निकालनी है। उस समय होता है कंफ्यूजन। यस यस। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पढ़ा है, पर कहां पर कौन से दिमाग के पोर्शन में कहां पर वो रखा हुआ है आइडिया नहीं। पर वही जो आपका जो थर्ड अटेम्प्ट, जो अभी लास्ट अटेम्प्ट रहा, उसमें आपको सब कुछ पता था कि यहाँ से ये बुक निकालनी है, ये बुक निकालना है, यहाँ पर ये कंसेप्ट है। यस यस यस। बहुत सही सर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, रजत दीक्षित का शेड्यूल कैसा रहता था, पूरे दिन का टाइम टेबल कैसा रहता था? क्या आप उस चीज को फॉलो कर पाते थे कि नहीं होता था, या एक एस्पिरेंट को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली मेरा पढ़ने को लेकर ऐसा कुछ कभी टाइम टेबल रहा ही नहीं। मैंने टाइम टेबल बनाया ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ होती है कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता हूँ। मेरे संग ये प्रॉब्लम है थोड़ी। तो मेरा तो ये बस थॉट था माइंड में कि मेरे को जितना भी टाइम मिलेगा, चाहे वो 4 घंटे मिल रहे हैं, चाहे 6 घंटे मिल रहे हैं, टोटली मैं पढ़ाई करूँगा। उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई और कुछ नहीं करना है मेरे को। कहीं घूमना फिरने का कोई वो नहीं है। जॉब करनी है, उसका पढ़ाई करना है। तो अब ये था कि मेरी शिफ्ट जॉब थी, तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती हैं। तो मैंने अपने जो प्रिपरेशन का जो टाइम था ना, उसको उसके शिफ्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता था, क्योंकि जैसे मॉर्निंग हमारी 5 आवर्स की है, मैं मॉर्निंग शिफ्ट कराया, उसके बाद मेरे पास पूरा दिन है। तो अब मेरा पूरा दिन मैं अपना प्रिपरेशन को दूंगा। अब उसमें चूंकि मेरा शिफ्ट में आवर्स कम थे, ऑफिस आवर्स कम थे, तो वहाँ मेरे को प्रिपरेशन आवर्स ज़्यादा मिल गए मेरे को। सेम इवनिंग शिफ्ट में जॉब आवर्स ज़्यादा होते हैं, प्रिपरेशन आवर्स कम हो जाते हैं। नाइट शिफ्ट में आपका क्या होता है कि नाइट में आपका पूरा टाइम होता है कि आप वहाँ पे बैठ के नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप जॉब में ऑफिस में भी हो, आप थोड़ा बहुत आप फ्री होते ही हो, तो आप वहाँ पे अपना ये नोट्स वगैरह को, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। और जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो आप रूम पे आके अपना कर सकते हो। जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग है, ये सब आप रूम पे आके कर सकते हो। तो जॉब आवर्स में मैं जनरली ये करता था कि जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उनका मैंने पीडीएफ बना लिया था अपना फ़ोन में। तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ करता था अपना। इस तरीके से मेरा क्या हुआ था कि मैंने एक शॉर्ट नोट्स को अपना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लिया था। इंस्टेड ऑफ कि मैं रूम पे जाऊँ, फिर शॉर्ट नोट्स को अपना ओपन करूँ, वहाँ पढूँ, वहाँ मेरा टाइम जाता था। उससे क्या होगा कि आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला टाइम है ना, जो आप रूम पे कर सकते हो बैठ के, वो नहीं कर पाओगे आप। और क्या आप उस टाइम पे नोट्स रिवाइज़ करोगे, तो मैं नोट्स रिवीजन मैंने पूरा अपना जॉब आवर्स में शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि जॉब आवर्स जितने होंगे, उसमें जहाँ भी मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा ना, मैं अपना पीडीएफ उसमें था मेरा, तो मैं उसको स्क्रॉल करके पूरा नोट्स रिवाइज़ कर लेता था। तो पहले 2-3 बार में तो टाइम लगता है, लेकिन जब चौथी 5वीं बार आप इस सेम नोट्स को रिवाइज़ करोगे ना, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। 5 to 6 मिनट्स में आप पूरा सब्जेक्ट्स मतलब के टॉपिक्स आप रिवाइज़ कर जाओगे। तो इससे थोड़ा रहता है कि आप टॉपिक्स को रिकॉल करने में, उनका फॉर्मूला रिकॉल करने में आपका ईज़ी हो जाता है थोड़ा। तो मैंने जॉब आवर्स में पूरा अपना रिवीजन वाला पोर्शन को रखा, और जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला पोर्शन है वो मैंने अपना पूरा जब मैं रूम पे आ जाता था तो मैंने सॉल्विंग उस पे फोकस किया। इससे क्या हुआ था, मेरे को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया था, क्योंकि और टेस्ट सीरीज में अपना रूम पे आके देता था। तो ये चीज़ हो गई थी मेरा, मैंने इस तरीके से मैनेज कर रखा था अपना। ओके ओके। तो जैसे अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसके बीच में मतलब आपका टारगेट क्या रहता था? वीकली टारगेट क्या रहता था और मंथली क्या टारगेट्स रहते थे? मतलब टारगेट वाइज आप वर्क करते थे कि, और कैसे करना चाहिए उसके ऊपर? मैं सब्जेक्ट्स वाइज अपना टारगेट सेट करता था कि मेरे को, जैसे मैं इफ आई टेक एग्जांपल कि मेरे को मशीन्स के इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर आज ख़त्म कर लेना है।
तो मशीन्स का मेरे को डीसी मशीन्स के मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने 80 to 90 क्वेश्चंस हैं। तो मेरा टारगेट है आज कि मेरे पास सिंस मेरे पास 4 to 5 आवर्स हैं, तो मैंने एक एनालिसिस किया कि इतने मेरा हो जाएगा। तो मैंने उस टॉपिक जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला था कि इतना अगर इसमें हो जाएगा तो मैं इसको आज सॉल्व कर लेता हूँ, जब ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं अपने डेली टारगेट्स बनाता था कि आज मेरे को ये करना है, मशीन्स करना, मशीन्स के इसके प्रीवियस से क्वेश्चन करने हैं, अपना ये सब्जेक्ट्स के नोट्स रिवाइज करने हैं। और मैं ये करता था कि अपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पैरेलल में लेके चलता था, कभी सिंगल सब्जेक्ट्स को नहीं कि मैंने 5 दिन मशीन पढ़ लिया, उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा। इससे क्या होगा ना, आप मशीन्स पढ़ोगे, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, मशीन आपका वैनिश हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेके चलना है, और ऐसे सब्जेक्ट्स लेके चलना जो समहाउ कनेक्टेड हैं। जैसे आपका मशीन से और पावर सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आपको ये 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल में लेके चलना है। ऐसे आपका सिग्नल्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये थोड़ा कनेक्टेड है। तो ऐसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलो कि एक का आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट का प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस तरीके से मैं करता था कि, और डेली टारगेट्स बनाता था कि मेरे को आज इतना खत्म कर लेना है। अगर पहले खत्म हो गया है, टाइम बच रहा है, तो फिर कोई नोट्स रिवाइज कर लिया, कोई या फिर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अदर टॉपिक्स को न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, या फिर पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया, या फिर टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक्स करी थी उनको रिवाइज कर लिया उस टाइम में। और फिर नेक्स्ट डे का टारगेट अपना बनाया कि मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को कितना कितना करना है। तो आप जब डेली टारगेट्स अपने बनाओगे, उनको कंप्लीट करोगे, तो ये हो जाएगा। भले आप टाइम टेबल ना बनाओ, बट अपने टारगेट्स तो बनाओ, और फिजिबल टारगेट्स बनाओ कि आप इतना कर लोगे। क्योंकि मैंने देखा जनरली लोग क्या करते हैं कि आज हम मोटिवेट हो गए, आज हम इतना टारगेट सब ऐसा बनाएंगे कि वो कंप्लीट होने का मतलब फिजिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। एक दिन में एक सब्जेक्ट बना देंगे, हाँ, ये 100 क्वेश्चन बना हाँ, देंगे। हाँ, तो वो रहता है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप उस चीज को नेक्स्ट डे पे वो कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो टॉपिक्स हैं वो पाइल अप होते रहेंगे। तो बाय द एंड ऑफ प्रिपरेशन आपको लगेगा कि मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट, बहुत सारा टॉपिक्स बचा हुआ है। तो आपको ये नहीं करना, आपको छोटे टारगेट्स बनाने हैं जो फीजिबल हो। जरूरी नहीं वो छोटे हो, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन फीजिबल होना चाहिए। तो और उनको कंप्लीट करते जाना पर डे। तो इस तरीके से आपका जो पर डे टारगेट बनेगा उसको आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपको मोटिवेशन आएगा कि मैंने आज इतना सोचा था, मैं इतना कर लिया हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है, पर डे टारगेट्स बनाना है और सब्जेक्ट वाइज बनाना है कि आप 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल में लेके चल रहे हो, एक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, दूसरे का शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो। ओके तो जैसे आपने अभी बीच बीच में बार बार कहा था एक पॉइंट कि शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स होता क्या है, इसे बनाना कैसे चाहिए, और किस तरीके से इसको रिवाइज करते रहना चाहिए, ये भी आप बता दीजिए। एक्चुअली शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जैसे आपने पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, या आपको कहीं भी पढ़ाया गया, किसी भी क्लास में पढ़ाया गया, कहीं से भी आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपको पहली बार में उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि पहली बार हमको क्या लगता है कि सारा हमको इंपॉर्टेंट लगता है। तो जो हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे भी, तो वो सिमिलरली इक्वल टू नोट्स ही हो जाएगा। तो आपको पहली बार को नहीं करना, तो उस सब्जेक्ट को 2-3 बार रिवाइज कर लो, तब आपको पता चलता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। और जब आपने उसके प्रीवियस डे भी लगा रखे हों, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि जो यूपीएससी है, फिर गेट है, वो किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक पर ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है। तो आपके शॉर्ट नोट्स भी उस अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, किस फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज में आ रहा है। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स चेंज होते रहते हैं, एडअप होते रहते हैं चीज़ें उसमें। जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीज़ पहले एडअप करी, वो टेस्ट सीरीज में नहीं, मतलब कुछ चीज़ ऐसी आपने एडअप नहीं करी जो टेस्ट सीरीज में आ गई, आप नोट्स से उसको एडअप कर लोगे अपने शॉर्ट नोट्स में। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स चेंज होते रहते हैं। तो पहली बार 2-3 बार आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब शॉर्ट नोट्स आपने एक बार बना लिया, ठीक है, अब उसको उसका PDF बना लीजिए और उसको रिवाइज करिए। अब शॉर्ट नोट्स आप करोगे ना, तो पहली बार में आपके कुछ फॉर्मुलेस होंगे जो आपको नहीं याद आ रहे होंगे, तो आप एक बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए, उसको रख दीजिए। अब अपने माइंड में रिकॉल करिए कि क्या क्या था, माइंड मैप बना लीजिए कि ऐसे ऐसे ये चीज़ यहाँ से आएगी, ये चीज़ यहाँ से आएगी, इस तरीके से ये आया, इस तरीके से आया, मतलब फॉर्मूला कहाँ से आया वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से माइंड मैप बना लीजिए, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया अपने माइंड में रिकॉल करिए। और जो जहाँ भी आप स्किप कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको रिकॉल नहीं हो पा रही है, उसको आप फिर से लिख के देखिए एक बार कि ये चीज़ नहीं आ रही है। अब वो शॉर्ट नोट्स का आपने क्या है वो फिल्टर कर लिया, अब एक छोटा शॉर्ट नोट्स बनेगा उसका। तो बाय द एंड ऑफ जब आपका एग्जाम आने को होगा ना, तो आपको शॉर्ट नोट्स हार्डली 2 to 4 पेजेस के होंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स को अपना फिल्टर डाउन करना है, क्योंकि पहले तो आपके शॉर्ट नोट्स थोड़ा ज़्यादा ही होंगे, फिर उनको फिल्टर डाउन करते 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 आप उनको बहुत कम कर लीजिए। जो आपका प्रिपरेशन का टाइम, जब एंड ऑफ द प्रिपरेशन होगा, तो आपके पास जो शॉर्ट नोट होंगे वो 4 या 5 पन्नों होंगे, और उनमें अपने जो टेस्ट सीरीज की मिस्टेक्स हैं या टेस्ट सीरीज में कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, उसको वहाँ पे अडॉप्ट कर लीजिए। इससे कि आप जो अपना सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो आप वो चीज़ भी रिवाइज कर ले रहे हो जो टेस्ट में आई हुई थी, या फिर आपने कहीं और से पढ़ी थी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ों को पढ़ भी लोगे और उन चीज़ को असेंबल भी कर लोगे। एंड में यही प्रॉब्लम होती है कि आपने पढ़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन आप उस चीज़ को असेंबल नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते ना, तो वहाँ पे जाके आप पैनिक कर जाते हो। ओके, ये आपने जो पॉइंट कहा है ना, ये
इतनी बड़ी प्रॉब्लम रही है ना, क्योंकि मैं आपको इस चीज से रिलेट करके बताता हूँ। होता क्या है, आदमी पढ़ता है, पहली बार में नोट्स बनाता है और उसमें उसको हर चीज इंपॉर्टेंट यस लगती है। यस वो पूरा ऑलमोस्ट पूरे कॉपी को वापस छाप देते हैं हम्म कि लिखते रहते हैं, और इतनी मोटी उनकी बन जाती है और इसी को पूरा साल भर चलाते हैं। पर आपने जो ये पॉइंट कहा है कि एक बार बनाए फिर उसको रिफाइन किए, अब उसके बाद वो समझ में आ जाता है कि नहीं, इतने की जरूरत नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही याद नहीं रह रहा है, फिर वो रिफाइन होते होते लास्ट में सिर्फ 4-5 पन्नों का रहता है। यस और इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप किसी और के नोट्स नहीं रख सकते हो। अब क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के साथ वो सोचते हैं कि टॉपर के नोट्स ले लेते हैं, या बाहर कहीं मार्केट में अवेलेबल है किसी के शॉर्ट नोट्स, उसको उठा लेते हैं, अब बस वो खरीदा के रख गया रहता है और ऐसा लगता है कि ये बहुत काम आएगा, पर ऐसा नहीं रहता है। आपके नोट्स आपके यूनिक होते हैं। आपके नोट्स खुद के रहेंगे और आपको उसी चीज को फॉलो करते हुए करना है। ये अच्छी चीज कही। तो मतलब हम लोगों का पूरा एक ओवरऑल समझ में आ गया है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। आप थोड़ा सा बस ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ कि किसी से भी रैंडमली स्टार्ट कर सकता हूँ? इसके बारे में बताइए। नहीं, रैंडमली तो मैं स्टार्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। एक सीक्वेंस को आप फॉलो करिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिक्स हैं। जब हम बेसिक्स को कवर अप करोगे तभी आप जो मेजर कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जा सकते हो। तो पहले सब्जेक्ट्स में मैं बोलना चाहूँगा, वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रहता ही है, और मैट्रिसेस सॉल्व करनी होती है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आती है। मैट्रिसेस आपका पावर सिस्टम में आता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका सिग्नल्स में आता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ते हो। तो आपका वहाँ से बेसिस क्लियर हो जाएगा ना। तो अब आपने क्या किया कि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लिया, तो उसका एप्लीकेशन है सिग्नल सिस्टम्स में। सिग्नल सिस्टम आपने पढ़ लिया, अब आपका 2 सब्जेक्ट्स हो गया। अब सिग्नल सिस्टम का एप्लीकेशन है आपका कंट्रोल सिस्टम में। तो इस तरीके से आपका सिग्नल सिस्टम के बाद कंट्रोल सिस्टम होगा। अब इसके बाद होगा कि कंट्रोल सिस्टम के बाद आप कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल सिस्टम का जो फिल्टर्स वगैरह है वो आपका नेटवर्क्स में भी आता है। तो कंट्रोल सिस्टम्स के बाद आप नेटवर्क्स पढ़ लो, थ्योरम्स पढ़ लो जितने भी हैं, और रेजोनेंस क्या होता है, और ये सब चीज़ें आप पढ़ लोगे। उसके साथ साथ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी पढ़ लीजिए वहीं पे। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब उसके बाद सेकंड पोर्शन आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में आपका होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये आपको कर लेना है। सिग्नल्स अगर आपने पढ़ा है तो वो कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, तो सिग्नल्स के बाद आप कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हो उस तरीके से। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन जो इसमें आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको आप एक साथ कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। एक कंप्यूटर वाला पोर्शन रहता है, इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स आता है और माइक्रो प्रोसेसर आता है, इसको आप अलग कर लीजिए। अब इतना आपने कर लिया और आपका कोर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं उसका एप्लीकेशन आएगा आपका इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपने कर लिया, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, और मशीन्स पर जो मोटर पढ़ ली जितनी भी हैं, और स्पेशल मशीन्स पढ़ लिया। तो अब क्या है कि ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन आएगा आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, जो आपका मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट्स मशीन्स के बाद पढ़ लीजिए। अब उसके बाद फाइनली आप पढ़िए कि पावर सिस्टम में मशीन्स का एप्लीकेशन है, नेटवर्क का एप्लीकेशन है। तो बाकी वो सब्जेक्ट्स हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो उनका एप्लीकेशन पावर सिस्टम में आ गया। पावर सिस्टम ने पढ़ लिया और बाकी मशीन्स वगैरह पढ़ लिया, तो अब आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन जो आपने पढ़ा हुआ था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आ गया। मशीन से आपका ड्राइव्स आ गया, पावर सिस्टम से भी आपका थोड़ा बहुत आ गया, HVDC आ गया उसमें। तो इस तरीके से जो एंड सब्जेक्ट है वो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, और स्टार्टिंग आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होनी चाहिए। क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ का एप्लीकेशन है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मशीन्स भी है, पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सिग्नल सिस्टम भी आता है, फोरियर भी आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आता है, और पावर सिस्टम भी आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का समेशन एक तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप एंड में रखिए, और स्टार्टिंग आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सिग्नल्स एंड सिस्टम कम्युनिकेशन और नेटवर्क थ्योरी कंट्रोल सिस्टम इनसे करिए। एक तो मतलब इतने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बीच में हम उस नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए कैसे टाइम निकाले, क्योंकि वो भी बिल्कुल नया ही है हमारे लिए, और ऑलमोस्ट हम लोग कॉलेज के बाद भूल ही गए रहते हैं। वैसे तो बेसिक से रहता है पर फिर भी भूल गए रहते हैं। तो आप मतलब उसके प्रिपरेशन को कैसे इनके बीच में अकोमोडेट करें, या फिर मेन एग्जाम के 2-3 महीने पहले तैयारी करना चालू करें? आप क्या कहते हैं? हाँ, मेरा ये था कि मैंने जो नॉन टेक सब्जेक्ट्स थे ना, वो स्टार्टिंग में एक बार जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक पढ़ा था स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में। अब मैंने एक बार सारा नॉन टेक अपना कवर अप कर लिया, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। जो मेरा पोर्शन पहली बार मैंने पढ़ा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लगे,
हाईलाइट कर लिया। उसके बाद मैं प्रॉपर्ली अपना टेक्निकल को भी पढ़ता था। बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिला तो एक सब्जेक्ट को उठाया और रिवाइज कर लिया, क्योंकि नॉन टेक को रिवाइज करने में उतना टाइम लगता नहीं है। उसके भी आपने फोटो खींचा हुआ है आपका, तो उसको भी आप जॉब अवार्ड्स में कर सकते हो। जब आपका स्पेयर टाइम आपको लग रहा है, थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है, वहाँ पर आपको टेक्निकल की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो आपको इसी में देना है, अपना नॉन टेक को पढ़ना है। तो थोड़ा भी फ्री टाइम मिल जा रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे मैं नॉन टेक पढ़ लेता था अपना। और जब मेरा एग्जाम आने को हुआ था, तो उससे मैंने 2-3 हफ्ते पहले अपना नॉन टेक को फिर से एक बार अच्छे से किया था। इन द मीन टाइम मैं टेस्ट सीरीज को अच्छे से फोकस कर रहा था, और जो क्वेश्चंस वहाँ से आते थे उनको मैं एक्यूमुलेट कर लेता था अपना, मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनमें, कि कुछ नए टर्म्स वहाँ से मिल रहे हैं तो मैं उसको एडअप कर लेता था। टेस्ट सीरीज जब आप देने जाओगे तो उससे पहले भी आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, तो बीच में आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसको हाईलाइट कर लो, और नोट्स को बीच बीच में रिवाइज करते रहो बस। मेन तो आपको फोकस अपना टेक्निकल पे रखना है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है ना, उसमें उसको आप नॉन टेक्निकल में दे दो। आपको पूरा टाइम नॉन टेक्निकल को डिवोट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि नॉन टेक्निकल में आपका स्कोर हार्डली 100 से 120 के बीच में रहने वाला है। मेरा खुद का स्कोर जो 83 मार्क्स है नॉन टेक्निकल में, मेरा जो टेक्निकल में है वो ज़्यादा था, 194 के अराउंड है। तो फॉर्मेटिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उतना स्कोरिंग नहीं है। आपको जो स्कोर करना है ना एक्चुअली में प्रीलिम्स में, वो टेक्निकल में करना है। तो ये आपका फोकस होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए प्रिपरेशन से पहले, कि नॉन टेक्निकल में उतना ही पढ़ूंगा जितना मेरे को नेसेसरी है, जितना मेरे को 100 नंबर 120 के बीच में लाने के लिए काफ़ी है, उतना मैं पढ़ूंगा। पूरा एफर्ट नहीं मारूंगा, उतना एफर्ट में उतना मैं टाइम अपना टेक्निकल को डिवोट कर दूंगा, तो मैं वहाँ ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। तो आपको ये देखना है कि आप स्कोर कहाँ ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कि आपका प्रीलिम्स का स्कोर आएगा, वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका नॉन टेक में ज़्यादा था कि टेक्निकल में ज़्यादा था। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको ज़्यादा टाइम दो। अगर नॉन टेक्निकल ठीक है, थोड़ा वीक हो रहा है, आपको मार्क्स उतना नहीं आ रहा, 60-70 मार्क्स आ रहा, तो इट्स ओके, फाइन है। मार्क्स कम नहीं है, 70 मार्क्स 80 मार्क्स कम नहीं है। आप उतना आप टेक्निकल में स्कोर कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। टेक्निकल में आपका अच्छा रहेगा तो आपको मेंस में भी फायदा देगा वो। तो आप टेक्निकल में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए, और नॉन टेक में आप एक स्पेसिफाइड ही पढ़िए कि मेरे को इतना पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, इसको हाईलाइट कर लेना, और बीच बीच में रिवाइज करते रहना। टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक बार नोट्स को रिवाइज कर लूंगा मैं, और जब मेरा एग्जाम आने को होगा उससे 2 हफ्ते पहले अपना पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लूंगा। उस प्रिपरेशन के साथ आपको एग्जाम में अपीयर हो जाना है। ओके। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि मेरा प्री में सिलेक्शन हो जाए, मतलब आप एक अप्रॉक्स मार्क्स बता देते, अप्रॉक्स क्वेश्चंस बता देते तो अच्छा रहता। एक्चुअली में क्या ये जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मेरा सिलेक्शन होगा, ये कितना स्कोर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितना स्कोर आएगा, वो डिसाइड होता है टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज से आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि मैं इतना किया हूँ, मेरा इतना गलत होता है, मेरा इतना स्कोर बनता है। तो जनरली मेरा क्या होता था कि मैं 135 से 145 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो उस बेसिस पे मेरा स्कोर भी उस अराउंड ही रहता था, कि मुझे पता था कि मैं अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इतने क्वेश्चन गलत भी करूंगा। 135 क्वेश्चन मैंने किए हैं तो मैं 15 क्वेश्चन गलत भी करूंगा, ये चीज़ मुझे पता थी कहीं ना कहीं। और वो चीज़ आपको पता चल जाएगी एक टाइम के बाद, उसमें आप इंप्रूवमेंट कर लोगे। 15 क्वेश्चन गलत होते होंगे तो एग्जाम आते आते वो 10 क्वेश्चन ही रह जाएंगे, क्या पता, लेकिन वो 10 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। आपको मतलब ऑप्शन ही बहुत जल्दी जल्दी मार्क करना, तो कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी गलती करोगे, और 10 क्वेश्चन 150 में हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मेरा 135 से 145 के बीच में मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो उसमें मेरा 15 to 20 क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो उसके बाद मैं ये सोचता था कि मैं 15 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना करूँ, तो ये चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी। तो ये आप जब टेस्ट लिखोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतने गलत हो रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज इसी के लिए बनाया गया कि आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, इतना क्वेश्चन में गलत हो जाता है। सेम चीज़ आपको टेस्ट पेपर जो मेन एग्जाम है उसमें भी रखनी है, कि मेरा टारगेट है कि मेरे को इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कितना क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मेरा फाइनल स्कोर इतने के इतने बीच में रहना चाहिए। और इतने से इतने के बीच में मेरा स्कोर रहता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में आराम से। 275 मेरा मार्क्स था प्रीलिम्स में, तो मेरा रैंक 10 है, तो इतने अराउंड आपका मार्क्स रहता है आपका 260 से 290 के बीच में। इट्स फाइन, मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना काफ़ी है। आप जितना भी अगर थोड़ा बहुत भी कम हुआ है तो उसको आप मेंस में कवर अप कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर प्रीलिम्स समाउ थोड़ा ख़राब हुआ है, आप क्रॉस ही कर रहे हो, प्रीलिम्स को कट ऑफ को क्लियर ही कर रहे हो, तब भी आप मेंस को अच्छा करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत से केसेस सुने हैं कि जिनका प्रीलिम्स हार्डली 2 या 3 नंबर से क्लियर हुआ था, लेकिन उनका मेंस में इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर था, उनका फाइनल रैंक भी काफ़ी अच्छा है। टॉप 20 में टॉप 10 में लोग आए हैं जिनका प्रीलिम्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है यूपीएससी कि आप अगर आपका एक भी स्टेज थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है, तो आप बाकी के 2 स्टेजेस बचे हुए हैं उनको उसमें आप अपना 100% दे दो। तो यही आपको करना है कि आपको नॉन टेक्निकल में आपको उतना ही लाना जितना आपको ज़रूरी है, 80 to 120 के बीच में।
बाकी जितना स्कोर है वो आप अपना टेक्निकल में खींचिए और डिसेंट स्कोर लेके चलिए प्रीलिम्स में। अच्छा आता तो अच्छा, हाई स्कोर कर रहे हो तो आप इट्स गुड मतलब, लेकिन अगर 260 या 250 के अराउंड भी स्कोर जा रहा है और कट ऑफ भी इसके अराउंड ही रहेगा तो उसमें आपको वरी नहीं करना है, आपको मेंस में उतना कवर अप करना है। क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स 10 मार्क्स के होते हैं, वहाँ का मार्जिन 10-10 20-20 मार्क्स का होता है। यहाँ जो मार्जिन होता है वो आपका 2 मार्क्स का है। तो वहाँ आप अपना मार्जिन क्रिएट कर सकते हो। वहाँ का क्वेश्चन अगर मेंस में ज़्यादा सही होगा तो आप वहाँ मार्जिन क्रिएट कर सकते हो, प्रीलिम्स में आप उतना मार्जिन क्रिएट नहीं कर पाओगे। मान लीजिए अगर टॉपर जो रैंक 1 है उसका 280 मार्क्स है, आपका 260 मार्क्स है, आप 20 मार्क्स से लैग कर रहे हो ना, अब आपको ये सोच के चलना है कि मेरे को 20 मार्क्स उससे ज़्यादा लाने हैं मेंस में। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट फेज में आ रहे हैं जिससे एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा डर भी लगता है, दैट इज मेंस के प्रिपरेशन पे। तो उसके ऊपर बताइए कि कितने मार्क्स का होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, पूरा डिटेल। मेंस में हमारा 2 पेपर रहता है, पेपर 1 और पेपर 2, ईच आउट 300 मार्क्स। हमारे 8 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में, उसमें से हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, इसमें 2 कंपलसरी होते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि मेंस में कि आपका डेरिवेशंस आता है, न्यूमेरिकल्स आता है और थ्योरी आती है। तो मेरा प्रिपरेशन का ये था कि मैं अपना जो प्राइम फोकस था मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर रखा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा रखूंगा, 70% आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं, 30% थ्योरी रहती है। तो मेरा प्राइम फोकस आपका न्यूमेरिकल पे ही था। मैं न्यूमेरिकल को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, चाहे वो ESC के प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के। तो मैंने इन सब पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको काफ़ी अच्छा फोकस किया था, प्लस जो भी मटेरियल अवेलेबल था मार्केट में, जो क्वेश्चन अवेलेबल थे वो मैंने सॉल्व किए, और जो स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चन दिए थे। क्योंकि क्या होता है बहुत मोस्ट ऑफ टाइम्स यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उठा के, डिट्टो क्वेश्चन उठा के आपको मेन पेपर में दे देता है। तो वो चीज़ मैंने किया था। और जो मेरा थ्योरी वाला पोर्शन था, डेरिवेशन था ना, मैंने उसके अलग से नोट्स बना लिए थे। मुझे पता था कि इस सब्जेक्ट में इतनी ही थ्योरी है, तो हर सब्जेक्ट की थ्योरी का मैंने अलग से नोट्स बना लिए थे कि क्या क्या थ्योरी पॉसिबल हो सकती है। तो वो चीज़ मैंने अलग से कर ली थी। तो उस थ्योरी वाले पोर्शन को मैंने जब एग्जाम से 1 मंथ पहले, जब मैं पूरा लीव पे था, तो मैंने उस थ्योरी वाले पोर्शन को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लिया था। उससे पहले पूरा मैंने टाइम अपना न्यूमेरिकल को दिया था। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया है। बीच-बीच में डेरिवेशंस जो आते हैं उनको मैंने रिवाइज़ कर लेता था, और टेस्ट सीरीज़ देने के टाइम पे भी मैं थ्योरी को रिवाइज़ कर लेता था एक बार। लेकिन मेन फोकस जो मेरा था वो 70% वाले पार्ट पे था, जो कि न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे, क्योंकि मेंस में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन मेनली पेपर 1 में आता है, पेपर 2 में तो प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं मेनली। जो हमारा कोर सब्जेक्ट्स वाला पोर्शन होता है पेपर 2 में, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, जो पेपर 2 में आता है उसमें हमारा मेनली आपका न्यूमेरिकल्स ही रहता है। जो थ्योरी थोड़ा बहुत रहता है वो पेपर 1 में रहता है मेनली। तो उस तरीके से मैंने किस सब्जेक्ट में थ्योरी ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कम रहता है, तो इस तरीके से भी आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स में थ्योरी ज़्यादा रहता है, न्यूमेरिकल उतना नहीं है, तो उसमें आपको थ्योरी को ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल को उतना नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को डिफरेंशिएट कर रखा था कि मैं इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाऊंगा, इसमें थ्योरी ज़्यादा लगाऊंगा, और किस सब्जेक्ट की अगर थ्योरी है तो उसको अलग से सेपरेट करके रख लूँगा। उसको बाद में जब एग्जाम होगा उससे 1 मंथ पहले उस थ्योरी को पूरा अच्छे से रिवाइज कर जाऊँगा, और याद करके फिर उसको एग्जाम में आउटपुट दूंगा उसमें। ओके। तो यहाँ पर एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन रहता है हर एक एस्पिरेंट का कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्या सारे क्वेश्चंस मार्केट अवेलेबल हैं, या हम लोगों को कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, ESC, सिविल्स, या और कोई एग्जामिनेशन का भी आप? क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ अब तो ये हो गया 2018 के बाद से क्वाइट रिपीटेटिव नहीं आ रहे हैं, बट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है यूपीएससी। तो हमको क्वेश्चंस में से पैटर्न देखना है कि यूपीएससी किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे 2018 में वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि बहुत नया था। तो वो चीज़ आपको पैटर्न पता हो गया कि अच्छा इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ड्राइव से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब मेरे को पैटर्न पता चल गया ना, तो मैं उस सब्जेक्ट उस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करूँगा। उसको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको अच्छे से लगाऊंगा, क्योंकि क्या पता वो यूपीएससी फिर से उस टॉपिक से उठा के पूछ ले। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2017 के बाद से जो पेपर्स आ रहे हैं, जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद से जो पेपर्स आ रहे हैं, उसको काफ़ी अच्छे से करना है। कभी कभी ये होता है कि वो सिविल सर्विसेज क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में पुटअप कर देते हैं। तो उस तरीके से अगर सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो उसका हेल्प आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि वो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनके क्वेश्चन उठा के वो अपना पेपर में दे देते हैं। तो क्वेश्चन आपका समहाउ कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आ ही रहा है, बट ये है कि आपको अपना सोर्स मतलब जितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपका सोर्स उतना ज़्यादा आपने टच कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन जो आएगा ना आपको नया नहीं लगेगा। ये चीज़ रहेगी। अगर आपने कम प्रैक्टिस करी होगी
तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको थोड़ा नया सा लगेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100-500 कितना भी मैं क्वेश्चन लगा चुका हूँ, 100-300 क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद भी जो 301वां क्वेश्चन होगा ना वो भी आपको नया लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही वो ऐसा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको उसमें प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रखनी है। तो जितने सोर्सेस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है ना, उसमें आप प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करिए मेंस पेपर के लिए। तो इस तरीके से आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है। तो और एक और बात की मतलब हैंड राइटिंग मैटर करता है क्या आपके हिसाब से? हैंड राइटिंग आपका डिसेंट होना चाहिए, कि वो विजिबल हो, कि मतलब आप क्या कन्वे करना चाहते हो अपने आंसर में, वो होना चाहिए। हाँ, आंसर लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने किसी भी चीज़ को कहीं भी लिख दिया। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है। ऐसे मैं अपना एक पैटर्न बता देता हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल का मान लो कोई न्यूमेरिकल आया आपके पास, तो आपका कुछ डेटा होगा उसमें। तो मेरा पहला स्टार्टिंग करने का ये था कि मैं लिखता था पहले गिवन ये डेटा है, करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, ईएमएफ इतना, इतना आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना है। मैंने जो डेटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा, उसके बाद फार्मूला मैंने फार्मूला लिख दिया, उसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद नाउ पुटिंग अप द डेटा, उसके बाद उस डेटा को पुटअप कर दिया और फाइनल आंसर को निकाल दिया। तो आप जैसे देखते हो कि जैसे हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ना, आपको उसी तरीके से मेंस पेपर में लिखना है। तो जिस तरीके से वो लिखते हैं, गिवन एज वी नो दैट, अगर कोई अजम्पशन लिया हुआ तो वो भी आप मेंशन कर दो। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारा जो स्टैंडर्ड बुक्स में जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न होता है ना, उसी चीज़ को हम लोग को मेंस पेपर में वैसे ही करना है। उस तरीके से आपको लिखना है उस आंसर को। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट बात कहा है, क्योंकि होता क्या है ना, गेट की तैयारी करते हुए और प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए आदमी का दिमाग एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया रहता है। उसको कोई चीज नहीं लिखनी रहती है, बस डेटा लिखे, आंसर निकाले। तो मेंस में यही चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि आपको अपने कॉलेज के दिनों में वापस जाना पड़ता है, और जो आप सब्जेक्टिव लिखा करते थे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं एक एडअप करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आया था अपना ESC 2020 में, वो बेसिक क्वेश्चन था, उसमें करंट निकालना था। बहुत वो क्वेश्चन हार्डली 5 मार्क्स का भी नहीं होगा करने को होगा, लेकिन यूपीएससी ने उस क्वेश्चन को 20 मार्क्स में दिया था। तो उस क्वेश्चन में अब यही होगा कि जो कम करने वाला होगा तो वो छोटा मोटा करके अपना एक पेपर में खत्म कर देगा, लेकिन आपको 20 नंबर के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको अब वो आपके ऊपर, आपको किस तरीके से स्पेस को कवर अप करना है ताकि वो 20 नंबर लाइक क्वेश्चन का आंसर हो पाए। तो ये आपको थोड़ा जज करना है वहाँ पे कि मेरे को अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लिखने का है लेकिन वो क्वेश्चन कम मार्क्स का है, तो आपको उसमें फिल्टर आउट करना है कि मेरे को 10 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। भले वो क्वेश्चन 20 मार्क्स में आना चाहिए था, अगर वो 10 मार्क्स में आया तो आपको 10 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। तो ये चीज़ थोड़ा वहाँ पे जज करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ ये होती है कि इसमें क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस पेपर में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमको पता लगता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, हमको 8 में से 5 क्वेश्चन ही करना है, 3 क्वेश्चन छोड़ना है हमको। तो अब ये सिलेक्शन आपको डिसाइड करेगा कि आपका कितने टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे, कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो ईजी है कि टफ है, इसमें आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कम कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, एक एनालिसिस करना पड़ेगा। वो चीज़ आती है आपकी टेस्ट सीरीज से। जब मेंस की टेस्ट सीरीज लिखते हो तो आपको उससे आइडिया लग जाता है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। तो इस तरीके से वहाँ पे थोड़ा टेस्ट सीरीज से हेल्प मिलता है और प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है आपका मेंस पेपर में। ओके, तो रजत, आपने बहुत अच्छा आंसर राइटिंग का हम लोगों को एक पैटर्न बता दिया, पर मैं आपसे एकदम डिटेल में जानना चाहता हूँ कि आप अपने आंसर्स कैसे लिखा करते थे। फॉर दिस मैं रेफर करना चाहूँगा जो अपने टेस्ट सीरीज लिखा हुआ था, उसमें से एक क्वेश्चन है, उसको मैंने उसका आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है अपने पेपर में, वो बात मैं बताना चाहूँगा जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे ये क्वेश्चन जो सामने देख रहा हूँ, उसमें हमको एक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, इट्स ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और उसमें ओपन लूप गेन दे रखा है। उसका रेंज पूछा है कि कितने से कितने की रेंज में रहेगा ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने फिगर बना दिया, क्वेश्चन में फिगर दे रखा होगा, मैंने फिगर बना दिया। फिगर को मैंने लिखा कि नीचे फ्रॉम फिगर, मतलब रेफर कर रहा हूँ फिगर को, कि वहाँ से मैंने अपना ओपन लूप जो गेन है वो लिख लिया, जो फीडबैक गेन है वो लिख लिया। अब ये मुझे बताना है एग्जामिनर को नहीं पता है। मैं ये सोच के आंसर लिखूंगा कि एग्जामिनर लेमैन है, उसको मुझे समझाना है। तो उसको बताना पड़ेगा कि पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, दैट इज 1 + GSHS = 1। तो फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली और उसके बाद उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब रो थ्योरी में मैंने पूरी रोज होती हैं जो एलिमेंट है उनको सॉल्व करके लिख लिया। अब मैंने क्या लिखा, उसने जब स्टेबिलिटी का रेंज पूछा है तो मैं पहले ये बताऊंगा उससे कि स्टेबिलिटी एक्चुअली क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं। तो 2 कंडीशन होती हैं रो थ्योरम में कंडीशंस की स्टेबिलिटी की, वो मैंने मेंशन कर दी। थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा मैंने बीच में लिख दिया और फिर मैंने उसको सॉल्व कर दिया, और बाद में जो आंसर निकाला है उसमें उसको स्क्वायर ब्रैकेट में करके और आगे लिख दिया रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी इज दिस। तो अब उसके बाद उन्होंने पूछा है कि फ्रिक्वेंसी क्या है और रूट्स
कहाँ पे लाई करेंगे, तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया कि फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस मेरा ये आ रहा है। तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जहाँ पे भी हमको लग रहा है कि हमको थोड़ा भी थ्योरी इनपुट करना है जो नेसेसरी है, जो एग्जामिनर को पता होना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि जो एस्पिरेंट जो क्वेश्चन लिख रहा है उसको उसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो वो हमको थ्योरी भी उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत है। इट हार्डली टेक्स 5 to 6 सेकंड्स, बट वो काफ़ी अच्छा आंसर, वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालता है। वो आपको चलो उसके बाद पीछे का जो थ्योरी है वही पता है, क्वेश्चन आप कर लो जाओगे, लेकिन अगर वो 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी इनपुट देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे थ्योरी भी थोड़ा बहुत लिख दिया था, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी लिख देना। और हम लोग ये सो और वी नो दैट, ये टर्म्स को बीच बीच में यूज करते रहना है एज ए लाइक भी, हमको उसको कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो जो क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा तो वो भी एक तरीके से कनेक्ट अपना कर ले आंसर से, कि वी नो दैट, वी अज्यूम दैट, हेंस कंक्लूडेड, हेंस प्रूव्ड। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्वेश्चन मतलब बहुत टाइम तो नहीं आपका लेंगी, बट एक क्वेश्चन का जो आंसर रिप्रेजेंटेशन है ना, उसमें काफी ज्यादा चेंज ले जाएंगी। जहाँ आपको 20 मार्क्स में 15 मार्क्स मिल रहे होंगे, वहाँ आपको 18 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाता है। राइटिंग इज सेकेंडरी थिंग, आपकी राइटिंग डिसेंट भी होगी तो कोई इशू नहीं है, बट आप ये जो डेटा को मेंशन करना पहले, और उसके बाद उसको कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना, अब स्टेप्स को देख, मैंने जो आंसर लिखा है ना, क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, उसमें 4 to 5 में स्टेप्स में किया है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसको आपका आंसर चेक करने में काफ़ी ईजी होगा। जितना ईजी उसको चेक करने में होगा ना, वो उतने ज़्यादा ही मार्क्स आपको देगा। तो इस तरीके से आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है। और एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सो वी नो दैट, वी अज्यूम दैट, कंडीशंस, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, कोई आप कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हो या फिर कुछ भी अजम्पशन ले रहे हो, वो भी आप मेंशन कर दो उसमें। तो इस तरीके से आपको एक आंसर को रिप्रेजेंट करना है अपने मेंस के पेपर में। तो ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि इससे एक पूरा कंप्लीट आइडिया मिल गया कि किस तरीके से करना है। और ये जस्ट वैसा ही है जैसे एक स्टैंडर्ड बुक में रहता हाँ, है। हाँ। तो आपको इसी तरीके से अगर लिखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप भी अगर ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने राइटिंग स्किल्स को, तो हमारे टॉपर आपको मदद करने वाले हैं। इसी के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है, ऐसे प्रेप विद CTWT। So stay tuned with this channel and get the guidance. अब हम लोग एंटर करते हैं इंटरव्यू फेज में, जिसमें मतलब अच्छे को डर लग जाता है कि पढ़ाई तो कर लिया अकेले रूम में बैठ के, अब बात आती है कि इतने सारे पैनलिस्ट बैठे रहेंगे और उनके सामने आपको सिलेक्ट होना है। तो पहले तो ये बताइए आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे उसके लिए तैयार करना चाहिए। इंटरव्यू में मेरा पहला यूपीएससी का इंटरव्यू था, तो थोड़ा फियर तो रहता है माइंड में, बट इट वेंट वेल। मतलब क्योंकि क्वेश्चंस जनरली मेरे डेफ से पूछे थे उन्होंने, मेरा जॉब एक्सपीरियंस पूछा था उन्होंने, और मेनली क्वेश्चन मेरा टेक्निकल पे चला था मेरा पूरा इंटरव्यू। तो मेरा कोर टेक्निकल जो था 20-25 मिनट्स का जो इंटरव्यू चला था, वो पूरा टेक्निकल पे चला था। जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरी जॉब से रिलेटेड हैं, जैसे मशीन से रिलेटेड है, पावर सिस्टम रिलेटेड है, और पावर सिनेरियो क्या है इंडिया का, उससे रिलेटेड है। तो उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। कुछ क्वेश्चन उन्होंने RTU से पूछे थे, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, 1-2 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से ही पूछ लिया था उन्होंने। तो ये जो मेन हमारे 3 टेक्निकल पैनलिस्ट होते हैं और 1 चेयरपर्सन होती हैं। तो चेयरपर्सन ने हार्डली मेरे से कम क्वेश्चन पूछे थे नॉन टेक्निकल के, और जो मेन क्वेश्चन मेरे जो आए थे वो टेक्निकल के थे। तो इट वेंट वेल, मतलब समहाउ मैं 70% क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। जो थोड़ा बहुत होता है उसमें वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको, उस डायरेक्शन में ले जाने की वो कोशिश करते हैं। और बहुत लाइट इंटरव्यू होता है, एक आपको प्रेशर नहीं फील होगा। आपको जहाँ जाओगे, आपको एंटर होने से पहले प्रेशर रहेगा, बट आप जब एक बार बैठ जाओगे आपको प्रेशर बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो। बहुत आपसे कामली बात करेंगे, वो बहुत सपोर्टिव पैनल होता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू का। सेकेंड चीज़, अगर उसके प्रिपरेशन पर जाए हम लोग, तो इसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो एक चीज़ में आती है, वो है डेफ। यूपीएससी डेफ फिल कराता है इंटरव्यू से पहले। तो डेफ में आप अपनी हर चीज़ बताते हो कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे फादर क्या करते हैं, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, मेरा जॉब एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या जॉब कर रहा हूँ, मेरा एजुकेशन कहाँ से हुई है, मेरे कितने मार्क्स थे, क्या था, कोई गैप है, वो सब आप मेंशन करते हो। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है, मतलब वो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या है, वो भी आप उसमें मेंशन करते हो। तो अब जो आपका इंटरव्यू होगा ना, वो डेफ पे चलेगा। डेफ में जो तो आपने मेंशन कर दिया, तो आपको डेफ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक छोटी छोटी चीज़ भी आपको डेफ में क्लियर होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और आपको डेफ को थॉरोली आपको होना चाहिए। तो डेफ पे आप फोकस रखिए। बाकी अपना टेक्निकल है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए। और जो आपकी जो ब्रांच, जैसे मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या नए नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड आ रहा है, ई व्हीकल आ रहा है, तो इन सब पे थोड़ा फोकस करिए। HVDC आ रहा है,
और क्या क्या नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, सोलर पे कितना फोकस हो रहा है, सोलर पावर का सिनेरियो क्या है, इंडिया का, यूपी का, पावर सेक्टर का क्या सिनेरियो है यूपी का और इंडिया का, कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, क्या चेंजेस आप सजेस्ट करना चाहते हो, क्या आप अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होगे तो आप क्या उसमें चेंजेस लाना चाहोगे, क्या पॉजिटिव उसमें करना चाहोगे। तो वो आपका एक ओपिनियन पूछते हैं, वो देखते हैं कि आपका क्या मतलब इस डिपार्टमेंट को लेकर क्या आपका, सर्विसेज को लेकर क्या आपका वो है, व्यू क्या है, वो आपका बस व्यू चेक करते हैं। नॉलेज आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बताओगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट आपको वो एक ओपिनियन क्या है, आपका व्यू क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो बस वहाँ पे चेक करता है। वो एक एक्चुअली में वो इंटरव्यू है ही नहीं, वो एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं। दे आर नॉट जजिंग योर नॉलेज, दे आर जजिंग योर पर्सनैलिटी। आपको नहीं आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो वो आपको पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है। तो वो चीज़ आपको दिखाना है, आप शो करना है कि आप एक ग्रुप पे गजेटेड ऑफिसर हो तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे, तो वो वहाँ पे आपका चेक हो रहा है बस। तो इस तरीके से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफिसर हैं, आप इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी लेंगे, वो जब आपसे आके क्वेश्चन पूछेंगे तो यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो मतलब इंटरव्यू फेज की भी कोई तैयारी होती है क्या आपके हिसाब से, मतलब और फिर करना कैसे चाहिए? और ये भी पहले तो बता दीजिए कि कितने मार्क्स के होते हैं, कितना स्कोर सेफ स्कोर रहता है और हाईएस्ट कितना जाता है, ये सारी? 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, हाईएस्ट इस 140 से 160 के बीच में रहता है हाईएस्ट। और इन जनरल जो आपका एवरेज मार्क रहता है वो 100 से 130 के बीच में रहता है। तो इंटरव्यू एक्चुअली में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, आपको नहीं पता कि जो चेयरपर्सन है वो आपको किस वे में ले जा रहा है, आपके आंसर को किस वे में, आपको किस तरीके से जज कर रहा है, वो आपको नहीं पता है। बट आपको अपना प्रिपरेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने ये किया था कि मैं जो डेफ था उसको मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया था अच्छे से। जो भी चीज़ें, चाहे मेरी हॉबी हो, चाहे मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर हो, चाहे मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा हो, चाहे मेरा जॉब हो, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। जॉब को तो मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था क्योंकि एज बिकॉज मैं जॉब में था तो मेरा पूरा इंटरव्यू मुझे लग रहा था कि मैं जॉब पे चलेगा, तो मैं जॉब को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। सेकंड चीज़ ये होती है कि उसमें मॉक इंटरव्यूज आप दे दिए। मैंने 4 इंटरव्यू दिए थे मॉक इंटरव्यू अपने मेन इंटरव्यू से पहले, उसमें से 2 ऑनलाइन दिए थे, 2 ऑफलाइन। तो उस तरीके से मेरा क्या होता है कि मॉक इंटरव्यू में आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप अपीयरेंस में लैग कर रहे हो कहीं, या बोलने में कहीं फंबल कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें आपकी उसमें कवर अप हो जाती हैं। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि थोड़ा फियर नहीं रहता है कि आप 4 इंटरव्यू दे चुके हो, अब आप इंटरव्यू में जा रहे हो मेन इंटरव्यू में, तो आपको वो फियर नहीं रहेगा कि आप पहली बार दे रहे हो कुछ इंटरव्यू। और ये मॉक इंटरव्यू में थोड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। एज बिकॉज मैं जॉब में था, तो जॉब में भी मेरे को बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी जो वो क्वेश्चन पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन वो चीज़ें मेरे को मॉक इंटरव्यू में पता चली, नए नए टॉपिक्स या फिर नए नए टर्म्स पता चले कि मेरे को इस एरियाज में ही फोकस करना है। तो सर ये सब चीज़ें मेरे को मॉक इंटरव्यू में काफ़ी क्लियर हो गई थी। तो एज बिकॉज मैं लखनऊ में था, तो मैं लखनऊ से दिल्ली ओवरनाइट जर्नी करके मॉक इंटरव्यू देने आता था दिल्ली। तो ये थोड़ा मेरे को वो था कि मेरे को 4-5 इंटरव्यू मैंने दे लिए थे मेरे इंटरव्यू से पहले अपना, ताकि वही है फियर, हाँ, एक फियर ना रहे। एज बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि मेरे को जो भी देना है इस बार में पूरा 100% देना है, वो कुछ भी हो जाए। तो उसमें फिर मैंने वो ये नहीं कहा था कि मैं लखनऊ में तो मैं सारा ऑनलाइन इंटरव्यू देता हूँ। थोड़ा पेन देना है अपना आपको, आइए जर्नी करके, और दिल्ली आके फिर इंटरव्यू दिया था मैं। बिल्कुल, मतलब आपने हर चीज के लिए पेन लिया है। आप जॉब करते थे, उसके बाद प्रिपेयर करते थे, जॉब के बाद आपने इस चीज के लिए लिया है। तो ये पूरा एकदम डिजर्विंग वाली बात थी कि आपको इतना अच्छा रैंक मिलना ही था। तो मैं बस आपसे ना ये जानना चाहता कि एक फाइनल जो टिप्स आप देना चाहेंगे एक एस्पिरेंट को जो इंटरव्यू फेज की तैयारी कर रहा है। इंटरव्यू में बस यही है, अपना डेफ को आप अच्छे से कवर अप करो, और जितने भी एरियाज हैं जो जिससे आपको लगता है क्वेश्चंस आ सकते हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आप जॉब में हो तो जॉब को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर कोई हॉबी जो यूनिक है काफ़ी ज़्यादा, तो हॉबी पे काफ़ी फोकस करिए। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर आपने ऐसा कुछ किया हो जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ये मान के चलिए कि कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ भी है तो आपको थॉरो उसका प्रिपरेशन करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। और जो आपकी ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो उसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, चाहे स्मार्ट ग्रिड है, चाहे जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और उस पर आप थोड़ा फोकस करिए कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आपसे कि आप कितना ज़्यादा अवेक हैं, अवेयर हैं, आपको चीज़ों के बारे में कितना पता है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे चेक होती है, और इट्स मोर ऑफ काइंड आपकी पर्सनैलिटी चेक है। आप कहीं नहीं बता पाए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे नहीं आता। आपको वहाँ पे वो नहीं करना है, उनको क्रॉस क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई आंसर नहीं देना जहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो कि आपकी फेक आपको रिफ्लेक्ट नहीं होना है। तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी, आप जेन्युइन रहिए, और जैसा आपको लगता है जो आंसर है वो आप बता दीजिए। नहीं आता तो एक्सेप्ट कर लीजिए,
बस इतना ही करना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच सर। मतलब मुझे इतनी सारी चीजें आपसे जानने के लिए मिली, प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू का, मतलब हर एक चीज का एक पर्टिकुलर अप्रोच आपने बता दिया। तो थैंक यू अपने वैल्यूएबल सजेशंस, टिप्स और वेलकम। ट्रिक्स बताने के लिए। तो अब हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा गेम होता है जिसे हम लोग कहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो इसमें मैं आपसे कुछ डायरेक्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको रूल बस ये है कि आपको तुरंत जो पहली चीज माइंड में आएगी वो आपको जवाब देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। सो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग दैट यू हैव डन ड्यूरिंग योर फेजेस? मेरा थोड़ा ये था कि मैं थोड़ा ये लक पे थोड़ा ज़्यादा चलता था कि मैं कोई इस पेन से अगर मैं फिल करूंगा तो मेरा काफ़ी अच्छा होगा, तो ये थोड़ा स्टुपिडिटी टाइप का लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर पेन से ही मैं अपना मैं फिल करूंगा या फिर इस पर्टिकुलर पेन से ही अपना मेंस का आंसर लिखूंगा, मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर जाएगा। अगर समाव कहीं भी वो पेन मेरे साथ नहीं है हाँ तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो वो अच्छा। चीज़ है, वो थोड़ा कभी कभी मेरे संग रहता था। हाँ हाँ तो हाँ काफ़ी थोड़ा ये है कि मैं अपना प्रिपरेशन पे जो मेरी मेहनत की है, मैंने हार्डवर्क किया, उस पर थोड़ा कम मैं बिलीव करके मैं एक पेन है पेन। उस पर ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ। हाँ ओके। तो ऐसा कोई चीज जो बाकी लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं और आप नहीं कर पाते? मुझे ऐसा फील होता है कि एक्चुअली मेरा काफ़ी मन रहता है कि मैं गिटार प्ले करूं, वो चीज़ मैं कभी उस तरफ जा नहीं पाया। और मुझे लगता है कोई अगर प्ले कर रहा है तो शायद उसके लिए आसान है और लोग कर ले रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ अच्छा को। अच्छा। व्हाट इज वन जॉब जिसमें आप एकदम ही हॉरिबल है, आपको लगता है मुझसे हो ही नहीं पाता है? इट्स ऑफिस जॉब और समथिंग एल्स। किसी भी टाइप का। कुछ होम डोमेस्टिक तो होम घर के काम है जो मुझे लगता है कि ये मेरे से नहीं हो सकता है। चाहे वो शायद वो रोटी बनाना जो है वो मेरे से हाँ नहीं बनता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कुक कर सकता हूँ, बट जो बेसिक चीज़ है रोटी बनाना वो मेरे को नहीं आता, वो मेरे से हो भी नहीं सकता, मुझे ऐसा फील होता है। ओके। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव सीन या डन इन दिस ईयर, जो आपने देखा होगा? इस ईयर तो मैंने खाली प्रिपरेशन किया, उसको ज़्यादा खास कुछ इंटरेस्टिंग कर नहीं पाया मैं। तो जॉब था बस वही था मेरे लिए, और सबसे जो अच्छा फेज़ था जब सिलेक्शन हुआ था, बस वही एक सबसे अच्छी चीज़ थी जो इस साल में हुई है अभी तक। हम्म। एज़ ऑफ नाउ तो मतलब इस साल तो कुछ ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग हुआ नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरा प्रिपरेशन में डिवोटेड था अपने आप को। तो दिस सिलेक्शन वाज होता द है, बेस्ट थिंग हाँ, जो द हुआ था बेस्ट थिंग दैट आपके इज़ हैपेंड दिस ईयर। लिए। ओके ओके। एंड ऐसा कोई ऐप जो आपको लगता है कि बहुत ही फालतू पर आपको रखना पड़ता है अपने मोबाइल में? कैम स्कैनर। एज़ बिकॉज़ कि मैं उसको बस पीडीएफ्स को स्कैन करने के लिए यूज़ करता था और उसके अलावा उसका कोई यूज़ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 इयर्स? इन द नेक्स्ट 10 इयर्स मैं देखता हूँ कि मैं एक ग्रुप पे ऑफिसर हूँ और मतलब एक रोल प्ले कर रहा हूँ जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन हो रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा हूँ जो, और इंडिया की वेरियस जो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज में मैं अपॉइंट हूँगा, उसमें एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा हूँ और एक चेंजेस ला रहा हूँ जो अभी प्रेजेंट में जो मुझे लगता है कि इसमें चेंज होना चाहिए, कि पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, वो ला रहा हूँ। वो एक वहाँ एक अच्छा ऑफिसर मतलब जो एक नेशन डेवलपमेंट में अपना एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है, उस तरीके से मैं अपने को नेक्स्ट 10 इयर्स में देखता हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वन फूड जिसको आप बिल्कुल भी क्विट नहीं कर सकते हो? साउथ इंडियन फूड। आई लिटरली लाइक डोसास। थैंक यू सो मच इतने ऑसम आंसर्स देने के लिए, और हम भी आपके एक अदर पार्ट को जान सके। तो एक छोटा सा गिफ्ट है अनअकैडमी CTWT टीम के तरफ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो एक हमारे CTWT टीम में एक प्रथा है कि आप नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि हम उनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सके। तो आपके दिमाग में कोई है ऐसा? I wish to tag two toppers. Both of them are friends of mine. I wish to tag AIS 7 Mechanical Engineering Pratik Srivastava and AIS 16 Anurag Kumar from Electrical Engineering. ओके, थैंक यू सो मच कि आपने इन दोनों को टैग किया। हम लोग आपसे जल्द ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपका यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए इच्छुक रहेंगे। एंड नेक्स्ट जो है, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। तो एक फाइनल मोटिवेशनल मैसेज जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को कन्वे करना चाहेंगे? एक मोटिवेशनल कोट है जो मैं एक यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मंजिल वो चुनो जिसके रास्ते से प्यार हो, किसी को हो ना हो तुम्हें खुद पर एतबार हो। तो आप जो पाथ ऑफ प्रिपरेशन है उसको एंजॉय करो, कहाँ आप लैग कर रहे हो सो वर्कआउट करो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, सक्सेस इज बाउंड टू कम। और कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो, एक्यूरेसी आपकी कहाँ लैग कर रही है, स्पीड कहाँ लैग कर रही है, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील मत करिए।
जहाँ आपको लग रहा है डिमोटिवेशन हो रहा है, आप ट्राई टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। एक इंस्पिरेशन लीजिए जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता हो, तो उस चीज़ पे आप वर्कआउट करिए, कहाँ गलत कर रहे हो, वो चीज़ को फ्लॉस क्या हो रहे हैं प्रिपरेशन में, उसको वर्कआउट करिए और पेशेंस रखिए थोड़ा एट द एंड, और हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ ओनली द की टू सक्सेस। तो इस प्रिपरेशन के फेज़ को एंजॉय भी करिए कि और क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से एंजॉय करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छा रिजल्ट आप दोगे, तो बाद की जो सक्सेस होगी उसको भी आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय करोगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेयर करने के लिए और इतने सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसी सेशंस और हम लाते ही रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।